हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी घर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आपको दे करके जाएगा, यानी 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 3 वीडियो की जरूरत है, मैक्सिमम 3 वीडियो, हो सकता है 2 ही में खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, सिर्फ एक से और खुद से, एक से और खुद से ही विभाजित होंगी, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे लिखते जाइए, 23 भी हो गया, 29 भी हो जाएगा। तो ये वे संख्या है जो खुद से विभाजित होंगी और एक से विभाजित होंगी, इनके अलावा किसी और तीसरी संख्या से विभाजित ये नहीं होती है। जैसे 2 को देख लीजिए, 2 से और 1 से होगा, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से, 7 1 से और 7 से, इनके अलावा कोई दूसरी संख्या है ही नहीं जो इनको विभाजित कर दे। फिर भाज्य संख्याएं होती है। भाज्य क्या होंगी? जो किसी संख्या से विभाजित हो जाएंगी। भाज्य संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें जो पढ़ना है वो मेन टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, चलिए क्या है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय? इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने एक संख्या ले लिया 24। क्या ले लिया? 24। अब ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। क्या करेंगे? पहले इसको छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। जैसे इसे हमने विभाजित किया पहले 2 से, ठीक, साइड में 2 लिखा, तो 2 से 24 में भाग देंगे तो 2 1 9, 2 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित किया, 2 छक्के 12। फिर 2 से विभाजित किया, 2 3 6। फिर 3 से विभाजित हो गया, 3 1 3। तो इस तरह से हम अब 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इन सब का गुणा करें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब हम कह सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3। 2 की घात 3 क्यों कहा? क्योंकि 2 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 का गुणा 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणे 3। ये 24 को इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो जब इस रूप में लिखा तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, तो इसे हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेंगे इसे? अभाज्य गुणनखंड। तो हमने भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब देखिए, अगर कोई पूछे कि क्या 24 का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो सकता है? 24 का कोई दूसरा भी अभाज्य गुणनखंड होगा कि यही होगा? तो कहेंगे हाँ, हो सकता है। कैसे? सोच करके कि हम 3 को आगे लिख दें और 2 की घात 3 को पीछे लिख दें। यही तो होगा दूसरा तरीका कि 2 की घात 3 गुणे 3 था, तो 3 गुणे 2 की घात 3 कर दिए। तो हमने उस अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याएं थी उनके क्रम को क्या कर दिया? बदल दिया। तो अब कोई पूछे कि क्या ये अलग अलग है, तो नहीं, मान तो दोनों का सेम ही है। इसका मतलब इस क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो 24 है भाज्य संख्या, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया, अभाज्य गुणनफल के रूप में, जो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो लिखा, वो एक अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा इसका नहीं हो सकता। हो सकता है, कब हो सकता है? जब हम क्रम को बदलेंगे। हालांकि वो क्रम बदलने से कोई नई चीज नहीं आ रही, वही चीज है, मान उतना ही है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस प्रमेय को क्या लिख देंगे कि एक भाज्य संख्या, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आधार अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। हम क्रम को अगर छोड़ दे, क्रम की बात ना करें, तो जो ये गुणनखंडन आएगा ये अद्वितीय होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। किसी भी भाज्य संख्या का सबका एक ही गुणनखंडन होगा, दूसरा कोई संभव नहीं है। तो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखने के लिए परीक्षा में आपका आ सकता है, तो आप इस कथन को याद रखेंगे। नोट्स की चिंता मत करिए, वीडियो के लास्ट में मैं सारा नोट्स यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स की चिंता नहीं करिए, नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ टाइप मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ देता है? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्वेश्चन दे देगा।
कहेगा कुछ संख्या दे देगा, कहेगा इनका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो हम पहले क्वेश्चन करने जाते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन उसमें दिया 156, दूसरा 3168, दूसरा क्या दे दिया हमने 3168, 3168, दोनों का कहा गया हमसे अभाज्य गुणनखंड के रूप गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। घबराना नहीं है, सीधी सी बात क्या करेंगे 156 लिखेंगे, यहाँ पे लाइन खींचना है और अभाज्य संख्याओं से इसको विभाजित करते जाना, मतलब भाग देते जाना है और जितनी बार भाग जाएगा वह नीचे लिख देना है। तो 2 से शुरू करते हैं, 15 में भाग जाएगा 2 का, 2 सत्ते 14 बच जाएगा, 1 से 6 उतारेंगे हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। मुझे इतना यकीन है कि आपको भाग आता होगा, और नहीं आता तो फिर तो बड़ी चिंता वाली बात है, पहले भाग सीखिए जाकर के। तो चलिए इस पे इसको विभाजित करें तो 2 से करेंगे तो 2 3 6 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 18, 2 9 18। अब आ गया 39, 39 को हम विभाजित कर सकते हैं 3 से, 3 ने कर्नम 3 और 3 3 9, आ गया 13। अब 13 तो सिर्फ 13 से विभाजित होगा, 13 कर्नम 13। तो हम 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 156 बराबर, ध्यान से देखें तो 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो हम लिख देंगे 2 की घात 2 या 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। गुणे आगे 3 एक बार है और 13 एक बार है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, ये आ जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का गुणनखंड हो गया। चलिए अब इसी तरह से 3168 का करें, अगर 3168 को विभाजित करेंगे, पहले हम 2 से विभाजित कर लेते हैं, तो 2 एक कर्नम 2, यहाँ बच जाएगा 1 हो जाएगा 11, 2 पच्चे 10, फिर 1 बच जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर से इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सत्ते 14 बच जाएगा 1, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से विभाजित हो रहा है, 2 3 6 बच जाएगा 1 हो जाएगा 19, 2 9 18 बच जाएगा 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एक कर्नम 2 बच जाएगा 1, 9 उतारेंगे 19, तो 2 9 18 बच जाएगा 1 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 9 18 बच जाएगा 1, 2 9 18 99। अब 3 से कटेगा, 3 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा 11 बार में, फिर 11 से लास्ट में कट जाएगा 1 बार में। ठीक, तो अब 3168 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हम क्या लिख पाएंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 2 की घात 5 गुणे, आगे बढ़ते हैं 3 कितनी बार दिख रहा 2 बार, तो लिख देंगे 3 की घात 2 और लास्ट में 11 अकेला है, 11 अकेले पड़ गया, तो 2 की घात 5 3 की घात 2 गुणे 11, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड किसका 3168 का। तो इस तरह से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरह से करना है, भाग करते जाएंगे और लास्ट में सबको गुणे के रूप में लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड हो गया। बहुत आसान, कक्षा 5वीं का चीज है, 5वीं में पढ़ के आया सब लोग, कोई नई चीज नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमें क्या जानना है, तो हमें अब जानना है लसा मसा सीखना है। लसा लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, मसा महत्तम समापवर्तक, तो एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मसा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अगर हमें कुछ संख्याएं दी जाए, उनका महत्तम समापवर्तक पूछे कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि उन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे और फिर देखेंगे कि उन अभाज्य गुणनखंडों में जो जो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, उनकी सब उभयनिष्ठ कौन कौन से, उसमें क्या देखना, उभयनिष्ठ कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है और उसकी सबसे छोटी छोटी घात उठाना है। जैसे अगर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, तो हम देखेंगे 2 की सबसे छोटी घात कहां मिलेगी, सबसे कम वाला। 3 भी अगर उभयनिष्ठ में है तो 3 की सबसे छोटी घात कहां है। अगर 5 भी मिल रहा तो 5 की सबसे छोटी घात कितनी है, फिर उनका गुणा कर लेंगे तो हमें महत्तम समापवर्तक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वह कहलाता है महत्तम समापवर्तक। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। दूसरे शब्दों में सुनिए,
कि किन्हीं संख्याओं का जो मौसा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, सीएफ होता है, वो क्या करता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। मौसा क्या है, एसीएफ क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, दी गई संख्याओं का जो मौसा होगा वह एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर पाएगी। उससे कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती जो सबको विभाजित कर दे। उससे छोटी होंगी वो महत्तम समापवर्तक नहीं कहलाएंगे। महत्तम मतलब बड़ा लेना, महत्तम मतलब ऊंचा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है, जो सबको विभाजित कर देता है, वो कहलाता है महत्तम समापवर्तक। कैसे करेंगे, तो जो भी संख्या दी जाएंगी उनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर देखेंगे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ है, मतलब सब में कॉमन है, उनकी सबसे छोटी घातों को ले लेंगे, गुणा कर लेंगे तो हमें मौसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 12, 15 और 21 का मौसा, 12, 15 और 21 का मौसा। अब दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे सीधे कहेगा कि 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक तरह से क्वेश्चन बन गया, सीधा आपको पता है कि इसका मौसा ही निकालना है। दूसरा, शब्दों में घुमा फिरा करके दे सकता है, कह सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 15 और 21 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यहाँ नहीं कहेगा कि मौसा ज्ञात करिए, वो सीधे कहेगा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तब आपको डिफिनेशन से याद आना चाहिए कि मौसा ही ज्ञात करना है, क्योंकि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। हमें इसका मौसा निकालना है। दोनों तरीके से पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका करेंगे 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एक 3, 3 से करेंगे 15 को, 3 5 15, फिर 5 से एक बार में, फिर ये 21, 3 से 3 7 21, फिर 7 से कट जाएगा। ठीक, ये अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। अब इसको हम लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये देखिए ये चीजें हैं, अभी बेसिक से चल रहे हैं। अगर आपको ये सब कुछ आसान लगता, पहले से आपने पढ़ा था, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 12 बराबर 2 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 60 में आप कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे पूरा स्टेप वाइज करिए। 2 12 मतलब 2 की घात 2 गुणे 3। अगला 15 को अगर लिखे तो 15 में सिर्फ 3 गुणे 5 ही आएगा। 21 को लिखे तो 21 में 3 गुणे 7 ही आएगा। अब जैसा कि डिफिनीशन बताया गया कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है। तो अब इसमें देखिए ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, उभयनिष्ठ खोजिए। मौसा निकालते समय उभयनिष्ठ खोजना, मतलब जो सब में दिख रहा हो। जैसे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या 2 और 3 दिख रहा, 2 3 3 यहाँ दिख रहा, 5 दिख रहा और 7, तो 2 3 5 और 7 यही 4 है। 2 3 5 और 7 यही 4 अंक दिख रहे हैं। उभयनिष्ठ क्या, जो सब में दिख रहा हो, उभयनिष्ठ जो तीनों में दिख रहा हो। 2 इसमें लेकिन इनमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी, इसमें भी है, 5 इसमें इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें इन दोनों में नहीं है। तो 3 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सब में दिख रहा है, 3 3 3। तो 3 हमारा हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 3 हो गया। अब इसकी सबसे छोटी घात खोजिए। सबसे छोटी घात 3 की क्या है, तो सब हर जगह एक ही है, तो सबसे छोटी घात भी 1 हो गया। इसका मतलब जो हमारा मौसा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो 3, और इसकी सबसे छोटी घात जो हमें मिल रही है वो 1 ही मिल रही है, तो हो गया बस। ठीक है, ये हमारा मौसा हो गया। क्लियर है क्या इतना? चलिए, तो इस तरह से हम मौसा निकाल सकते हैं। अगर एक केस समझिए, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अगर कहीं हमें ऐसा मिल जाए 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7 पहले संख्या में, दूसरे में मिल जाए 2 की घात 3 3 और 5, और अगले में मिल जाए 2 और 11, ऐसे मान लीजिए। ठीक, 3 संख्या थी, अभाज्य गुणनखंड की, ये हमें गुणनखंड मिल गया। तो हम मौसा कितना लिख सकते हैं? फिर 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है, इसको देख करके मौसा लिखना है, तो हम क्या करेंगे भाई? इसका अगर हमें मौसा लिखने के लिए कहा गया तो परिभाषा जैसा कि बताया गया, सबसे पहले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड खोजिए जो तीनों में दिख रहा हो। 3 संख्याओं का तीनों में दिखना चाहिए। तो 2 इसमें भी दिख रहा, 2 इसमें भी दिख रहा, 2 इसमें भी दिख रहा, तो पहला पॉइंट तो 2 हो गया, लिख लो इसको, लिख लिया। अब इसकी घात खोजनी है, तो 2 की सबसे छोटी घात कहां दिख रही है? यहाँ पे जो 2 की घात है वो 2 है, यहाँ पे जो 2 की घात है वो 3 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है। तो घात 2 3 और 1, सबसे छोटा क्या है उसमें 1, मतलब 2 की घात 1 ही लेना है। ठीक हो गया। अगला कोई उभयनिष्ठ खोजें जो सब में दिख रहा हो, तो जो इनमें है वो इनमें नहीं है, जो इनमें है वो उनमें नहीं है, कहानी खत्म हो गई। मान लेते हैं एक और केस कि यहाँ भी 3 आ जाता,
यहाँ भी 3 आ जाता, तो अब 3 को भी लेना पड़ता, तो आगे गुणे लगाते, 3 लिख लेते, 3 भी लिख लेते, और फिर 3 की घात कितनी लिखते, तो हम देखते 3 की सबसे छोटी घात कहाँ मिल रही है, 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो सबसे छोटा 1 ही है, 2 और 1 आ रहा तो 3 की घात 1, तो ये 3 हमारा हो जाएगा। ठीक, और थोड़ा सा केस बदल लेते हैं, मान लें यहाँ पे 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 4 है, अब क्या लिखेंगे, तो 3 की सबसे छोटी घात 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, तो सबसे छोटा 2 हो जाएगा, तो 3 की घात 2, ये हमारा मौसा हो जाता। बात क्लियर है? चलिए और आगे क्वेश्चन करेंगे, और कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा से आधारित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बना हुआ बोर्ड एग्जाम में आपके आया भी हुआ है कि ऐसे पूछ देता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे कुछ दी गई संख्या दे देगा, कहेगा इनको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल प्राप्त होता है। क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है। हम जानते हैं कि मौसा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, और यहाँ पे कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे तो कुछ शेषफल आए। मौसा होता तो विभाजित कर देता, फिर शेषफल आ जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, शेषफल आ रहा है तो जो भी संख्या दी गई है जिनको विभाजित करना है उनमें से हम क्या करते हैं, पहले से ही दिया गया शेषफल घटा देते हैं, शेषफल को पहले से ही घटा देंगे, फिर उसके बाद उसका मौसा निकालेंगे। तो जब वो घटा दिया पहले से ही, मान लो शेषफल 5 लाने की कह रहा है और 5 हम घटा देते हैं, तो जब भी मौसा निकालेंगे ना तो 5 हमेशा एक्स्ट्रा में रहेगा, तो शेषफल 5 हमेशा आता जाएगा। इसीलिए क्या करना है, 5 घटा करके मौसा निकाल देना है, मतलब जितना भी शेषफल देगा उसको घटा करके। याद रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आए वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो दी गई संख्याओं को ज्ञात करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल इतना आता है, तो हम सबसे पहले संख्याओं में से शेषफल को घटा देंगे फिर मौसा निकालेंगे। जैसा कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, किसको किसको, 245 और 1037, 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आता है, 5 प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ऐसी कोई मतलब संख्या ज्ञात करनी है। अब बड़ी से बड़ी है, इनको विभाजित करना है, तो मौसा हो गया, मौसा विभाजित करेगा, शेषफल 5 लाना है इसलिए पहले से ही 5 माइनस कर लेंगे। ठीक, 5 माइनस करके मौसा निकालेंगे, तो इसमें से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 240, इसमें से 5 घटाएंगे तो 1032। अब इन्हीं दोनों का मौसा निकालिए, 240 और 1032 का। ठीक, इसमें से 5 घटा दिया 240 आ गया, इसमें से 5 घटा दिया 1032 आ गया, जितना शेषफल खाता उतना घटा देते। अब इनका फिर क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो इसका मौसा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 0, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। ऐसे इसको करते हैं, 2 से कटेंगे 5 बार, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, अब 129 3 से विभाजित होगा, ये 3 चौके 12, 3 93, 43 तो सीधे सीधे 43 से ही विभाजित होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है इसका 240 का, तो 240 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आया, 2 2 2 2, मतलब 2 का गुणनघात 4 बार, और ऐसे 3 और 5, एक बार 3 और एक बार 5। इधर 1032 का जब हमने किया तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार, और 43 आया है अकेले। ठीक, 43 अकेले। अब मौसा निकालना है, तो मौसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मौसा के लिए क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा, जो सब में उभयनिष्ठ, सब में कॉमन है। तो 2 दिख रहा है यहाँ, 2 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें उसमें नहीं है, 43 उसमें इसमें नहीं है, तो 2 और 3 क्या दिख रहा है हमें, 2 और 3। अगर हम इनका मौसा निकाल दें तो क्या दिखेगा, 2 और 3 दिखेगा, 2 गुणे 3 दिखेगा। लेकिन बताया गया कि जो उभयनिष्ठ दिखा उसकी छोटी घात खोजिए पहले। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो सबसे छोटी घात क्या हो गया, 2 की घात 3 जो है उनमें छोटी घात। 4 और 3 अवेलेबल है तो 3 वाला ले लेंगे। ठीक, 3 के लिए देखें तो 3 भी, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, मतलब छोटी घात एक ही रहेगी। तो 2 का घात 3, मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ गया गुणे 3, 8 3 के 24, आंसर आ गया 24।
यानी जो अभिष्ट संख्या हमारी है वो क्या है, 24 है। अभिष्ट संख्या क्या हो गई, 24। 24 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 245 और 1037 को भाग करेंगे तो 5 शेषफल आएगा, जबकि 240 और 1032 को करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का तो मसा है दोनों का, इनका मसा तो है नहीं, शेषफल घटा लिया था। तो जब भी शेषफल वाला आए तो शेषफल पहले घटा लीजिए, फिर उसके बाद मसा निकाल लीजिए। बात क्लियर है? चलिए अब आपको मसा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लसा पर, लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है? लघुत्तम समापवर्त, तो इसमें क्या करना है कि जो भी संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। मतलब जो भी संख्या दी जाएंगी जिनका एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, उन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो जो उसमें अभाज्य संख्या आएगा, 2 आया, 3 आया, 5 आया, जो भी है सबका ले लेंगे, सबसे बड़ी घात ले लेंगे, उसका गुणनफल कर देंगे, तो हमें लसा मिल जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलसीएम होता है, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। याद रखिएगा, एचसीएफ विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या, एलसीएम है। और वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे वो एचसीएफ है। तो एलसीएम एग्जाम्पल करते हैं, वही क्वेश्चन लेते हैं 12, 15, 21 का। 12, 15 और 21 का अगर हमसे लसा पूछ दे, एलसीएम निकालने के लिए कह दे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड किया यह तरीका आप समझ गए हैं। 12 का क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, यानी 2 की घात 2 गुणे 3। ऐसे ही 15 का अगर करते हैं तो 15 का क्या आएगा, 3 गुणे 5। 21 का करते हैं तो 3 गुणे 7। सबका अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर लीजिए। अब इनमें जो जो गुणनखंड आए हैं उनकी सबसे बड़ी घात उठा लीजिए, गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 2, 3, 5 और 7। तो इनका जो एलसीएम होगा यानी लसा जो होगा, एलसीएम 2 दिख रहा ले लेंगे, 3 दिख रहा ले लेंगे, 5 दिख रहा ले लेंगे, 7 दिख रहा ले लेंगे। एचसीएफ में क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे, जो दोनों जो सब में हो, यहाँ सबको लेना है, ये नहीं देखना सब में है कि नहीं, कहीं भी दिख रहा तो ले लो। और उनकी सबसे बड़ी बड़ी घात, उसमें सबसे छोटी घात खोज रहे थे, इसमें सबसे बड़ी घात खोजेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ दिख रही है, 2 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें यहाँ दिख रहा, 2 की 2 ही घात दिख रही है सबसे बड़ी। 3 यहाँ पे एक ही घात दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 की सबसे बड़ी घात देखें तो 5 अकेले एक जगह एक ही है। 7 की सबसे बड़ी घात एक ही दिख रहा है। ठीक, सबसे बड़ी बड़ी घात खोज लिया, लिख लिया, अब गुणा कर दे। तो 2 दूनी 4, 3 पचे 15 और गुणे 7, 15 चौके 60 और गुणे 7, 6 सत्ते 42 यानी कि 420। तो 12, 15, 21 का एलसीएम आ गया 420। ठीक, तो इस तरह से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। 132 और 288, 132 और 288, 132 और 288, 132 और 288 का एलसीएम। ठीक है, 132 और 288 का एलसीएम निकालना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 132 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 छके 12, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा 11, फिर 11 से कटेगा 12। इसको 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ये विभाजित करना आना चाहिए, इसके लिए भाग आना चाहिए। अगर जिनको भाग नहीं आता उनको 121 रुपए का इनाम, पढ़ाई छोड़ दें यहीं पे। तो अब ये अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 132 का क्या लिखेंगे, 132 का हम लिख देंगे 2 की घात 2, 3 और 11। ठीक, 132 का हो गया। 288 का क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 3 की घात 2, 3 2 बार आया। ठीक, तो अब एलसीएम जो होगा, लसा जो होगा, इसका क्या करना है, कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात लेना और गुणा कर देना। तो 2 दिख रहा, दोनों 2 है ही,
दोनों में क्या, किसी में तो ले लेना है। 3 भी दिख रहा है, 3 भी ले लेंगे। 11 भी दिख गया, 11 भी ले लेंगे। 2, 3 और 11 यही अंक आए, 2, 3 और 11 यही गुणनखंड आए हैं। 2 की अधिक बड़ी से बड़ी घात खोजे, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 5 घात, तो 5 ले लेंगे बड़ा वाला। 3 की बड़ी घात खोजे, यहाँ 1 के यहाँ 2 है तो बड़ा वाला 2 है। 11 की बड़ी घात खोजे तो 1 ही है, अकेले है 11। ठीक, इसका गुणा कर ले। 2 का गुणा 5 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। कितना आ गया, 32 आ गया। 3 का गुणा 2 बार, 3 या 9, 3 दूनी 6 नहीं करना है, 3 की घात 2 मतलब 3 का गुणा 3 में, फिर 11 गुणे 11, इसका गुणा कर लेंगे। 32 गुणे 9 गुणे 11 गुणा करेंगे तो 3168 आएगा ये। ठीक है, मैंने हल किया हुआ तो मुझे याद है 3168 आता है। क्या आता है ये, 3168 आता है। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं। ठीक है, अब एलसीएम में कुछ शब्दों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। करेगा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आता है। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आता है। तो अब छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्याओं से विभाजित करना है तो एलसीएम होता है, क्योंकि एलसीएम ही है जो छोटी संख्या और दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो अगर पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तब तो डायरेक्ट एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि विभाजित हो जाता है, एलसीएम निकाल। लेकिन जब कहते हैं शेषफल वाला केस थोड़ा सा कठिन होता है कि शेषफल है, तब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में जो एलसीएम है वो तो विभाजित हो ही जाता है, शेषफल आना चाहिए, तो उसी एलसीएम में शेषफल बाद में जोड़ देंगे। यानी जो लास्ट में आंसर लिखेंगे अभी संख्या, तो क्या होगा, एलसीएम में शेषफल को जोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन पता करना। 35, 56, 91 क्या क्या संख्या दी गई, 35, 56 और 91। शेषफल कितना आना चाहिए प्रत्येक दशा में, 7। वह छोटी से छोटी संख्या जिनको इनसे विभाजित करना है, तो ये तो कंसेप्ट है कि इनसे विभाजित करना है, मतलब लसा की बात हो रही है। शेषफल 7 आना चाहिए, तो लसा निकालो, शेषफल को जोड़ दो। शेषफल ना आए तो छोड़ दो, एलसीएम निकाल के छोड़ दो। तो पहले इसका एलसीएम करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 35 को करेंगे तो 5 7 35, कहानी खत्म इसकी। 56 को करेंगे 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 1 9 2, 2 चौके 8, फिर 2 7 14, फिर 7 1 9 7। 91 को करें तो 3 से नहीं कटेगा, नहीं 7 से 13 बार में 13 7 91 होता है, फिर 13 से काट दीजिए, 13 करने में 13 हो जाता है। ठीक, कर लिया अभाज्य गुणनखंड। 35 बोले तो हो गया 5 × 7। 56 बोले तो 2 का घात 3 गुणे 7। 91 बोले तो 7 गुणे 13, 7 × 13। ठीक, अभाज्य गुणनखंड हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो अभाज्य गुणनखंड है सबको लिखें तो 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। यानी 2 है, 5 है, 7 है, 13 है। एक बार भी दिख गया मतलब गेस्ट अपीयरेंस भी हो गया तो लिख लीजिए। ठीक है, एक बार भी दिख गया जो गुणनखंड सबको लिख ले। फिर उसकी बड़ी बड़ी घात खोजे। यहाँ हम 2 की बड़ी घात सबसे खोज रहे हैं तो 3 ही दिख रहा सबसे बड़ा, 3। 5 की सबसे बड़ी घात 1, कहीं 2 3 है ही नहीं, सब एक ही है तो 1 ही रह जाएगा। 7 देखे तो 1 ही रह जाएगा, कहीं 1 से ज्यादा घात है ही नहीं। 13 देखे तो 13 भी 1 से ज्यादा घात ही है तो 13 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 हो जाएगा। इधर 13 7 91 हो जाएगा, 40 गुणे 91 कर लेंगे, 4 1 9 4, 4 9 36, 36 40, 3640। तो 3640 का एलसीएम आ गया। लेकिन शेषफल की बात कर रहा था, कितना शेषफल कितना था, 7। शेषफल क्या आना चाहिए, 7। तो जो अभीष्ट संख्या लिखेंगे यानी आंसर जब लिखेंगे लास्ट में तो अभीष्ट संख्या बतानी पड़ेगी। वो अभीष्ट संख्या क्या होगी, एलसीएम में शेषफल को जोड़ देंगे। तो 36 40 + 7 मतलब 36 47, 3647। वो छोटी छोटी संख्या जिनको 35 56 और 91 से भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा, करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बस थोड़ी देर और, मुश्किल से 5 मिनट और लेंगे, आपका टॉपिक आज का क्लास खत्म होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट हो, तो सोना नहीं है, जागते रहिए। चलिए अब बात करते हैं, 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और तो उनमें एक संबंध होता है, उस सूत्र को याद रखिएगा कि ये सिर्फ संबंध 2 संख्याओं के लिए लगेगा। अगर 2 संख्याएं हैं, मान लिया ए और बी है, 2 संख्या ए और बी, इनका जो एलसीएम है उसको हम एल लिख दे रहे हैं और जो एचसीएफ है उसको एच लिख दे रहे हैं।
ठीक, कुछ भी हो सकता है, मान लिया एलसीएम को एल, एचसीएफ को एच। तो क्या संबंध है इन चारों में? तो ये होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल इस एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये संबंध है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हम दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन सुनिए, 252 और 594 का मौसा 18 है, एचसीएफ 18 है। 252 और 594, 252 और 594 का जो मौसा दे दिया वो 18 दे दिया, कर एलसीएम ज्ञात कीजिए। मौसा कितना है इनका, मौसा कितना है इसका, मौसा 18, मौसा कितना 18, मौसा मतलब मातम समापन यानी एचसीएफ कितना 18 है। एलसीएम पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है, एलसीएम बताइए कितना होगा। तो हम सूत्र लगाएंगे संख्याओं का गुणनफल, लिख लीजिएगा सूत्र, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना 18 है। एलसीएम निकालना है तो इसको लाएंगे इधर, लाके भाग करेंगे। पक्षांतर आना चाहिए आपको, छोटे क्लासों से सिखाया जाता है। इधर गुणे में इधर आके भाग कर जाएगा, तो 252 गुणे 594 बटे में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 से भाग दीजिए, 18 करना में 18, 18 में कट गया, इसको काट सकते हैं। 18 54 बच जाएगा, 5 फिर 54 हो जाएगा, 33 आ जाएगा। 252 गुणे 33, 252 और 33 का गुणा कर लीजिए, 8316 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8316। ठीक, मैंने हल कर लिया पहले से तो पता नहीं, 8316 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। x और 30 का लसा 170 है, तो मासा 15 तो x ज्ञात कीजिए। x और 30 का लसा 170 है, x और 30 का x और 30 का क्या लसा 170 है। संख्या दी गई है x और 30, एक x है और 30 है। इनका जो लसा है यानी एलसीएम जो है वो कितना है 70 है। ठीक, एलसीएम कितना हो गया सॉरी 170। तो इनका क्या निकालना, मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन। सॉरी एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ कितना दिया था 15, एचसीएफ क्या 15। तो क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान क्या होगा। ठीक, एक संख्या एक्स है, दूसरा 30 है, एलसीएम 170 है, एचसीएफ 15 है। संख्या पूछ रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र लगा देंगे, संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू 30 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 170 गुणे 15। एक्स का मान निकालना, फिर से वही 95, इधर गुणे में है 30 तो जाके बटे में 30 हो जाएगा। 170 गुणे 15 बटे में 30, 15 से 30 को काट दें दो बार में, 2 से 170 को काट सकते हैं, 2 8 16, 2 25 10, 85 बार में। कुल मिला के आंसर कितना गया 85। एक्स का मान क्या गया 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक, तो ये कहानी थी पूरी। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ देता है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब दो दो संख्याओं का पेयर बना के देगा, कहेगा इसमें से बताइए कौन सा युग्म ऐसा है जो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब सहअभाज्य संख्याओं का युग्म हम कैसे पहचानते हैं, अगर दो संख्याओं का जोड़ा युग्म मतलब जोड़ा, जैसे कि मान ली 6 और 7 है, हमें देखना है कि ये सहअभाज्य युग्म तब कहलाएगा जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा 1 हो, 1। एक का मतलब संख्या में नहीं, उसका 1 आना ही चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। ऐसे अपने निकाले 1 आ जाए तो क्या है सहअभाज्य संख्या का युग्म है। क्या है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो जैसे हम 6 और 7 का एग्जांपल लिया, इनका मौसा निकाल के देखिएगा 6 और 7 का मौसा एक ही आएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो 6 और 7 को विभाजित कर दे, मतलब दोनों को विभाजित कर दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है, वो एक ही जो जिसको कोई नहीं व्यक्त कर वो एक ही आएगा, उसका हर हाल में लास्ट में क्या आता है एक आ जाता। मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो किसी और संख्या से विभाजित न होने पाए, सिर्फ एक से और खुद से। ठीक, मतलब कोई ऐसी संख्या ना हो एक के अलावा जो इनको दोनों को विभाजित कर दे, वो क्या है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। जैसे क्या हो समझते हैं 14 गुणे 35, 14 35 बताइए क्या सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो नहीं है, क्योंकि इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा लगभग 7 आ जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या जो 14 को विभाजित कर देगा, 35 को भी विभाजित कर देगा। मतलब एक संख्या मौजूद है जो दोनों को विभाजित कर ले जा रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म वही होगा जिनका एचसीएफ 1 आए। ठीक है, जैसे हम एक और लेते हैं 18 25, बताइए है कि नहीं है सहअभाज्य संख्या युग्म है कि नहीं है।
तो इनका एचसीएफ निकालिए 18 25 का, 18 25 तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को विभाजित कर दे सिवाय एक के, मतलब इनका एचसीएफ 1 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य संख्या युग्म भी पूछता है, तो उस पर ध्यान से रखिएगा। तो ये था पूरा आज का हमारा टॉपिक। हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा, ठीक है। और एलसीएम संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पर आधारित भी क्वेश्चन कर दिए। याद रखिएगा ये जो सूत्र है ये सिर्फ 2 संख्याओं के गुणनफल पे लागू होता है, 3 संख्याओं के गुणनफल पे लागू नहीं होगा। गलती से लगा मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 संख्या रहेंगी तभी ये लागू है। तो चलिए अब बाकी के जो टॉपिक्स बचे उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।